स्वागत है दोस्तों, फिर से एक और नई वीडियो में। यह महामैराथन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कल के एग्ज़ाम के लिए। बीए फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसमें पूरी एक ही क्लास में निचोड़ है पूरे पेपर का। आप एक एक क्वेश्चन देखोगे तो एक एक क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण दिखाई देगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को करते हैं स्टार्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनकी भी मदद हो सके। क्योंकि बीए के ज़्यादातर छात्र मॉडल वगैरह कुछ लेते नहीं हैं, वह यूट्यूब वगैरह से ही तैयारी करते हैं। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं वो कंटेंट प्रोवाइड नहीं करते, कंटेंट प्रोवाइड करते हैं तो पीडीएफ नहीं देते। तो मैं इसका पीडीएफ सभी जितने भी वीडियो 3 वीडियो और डाली हैं उनका भी पीडीएफ और इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी पेपर की तैयारी को नेक्स्ट लेवल तक बढ़ा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है एकता प्रथा क्या है? एकता प्रथा ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। एकता प्रथा क्या थी? तो दिल्ली सल्तनत में अधिकारियों को नगद वेतन के बदले भूमि का एक क्षेत्र दिया जाता था, जिसे एकता प्रथा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जिम्मी शब्द से क्या तात्पर्य है? जिम्मी शब्द से तात्पर्य क्या है? मध्यकाल में मुस्लिम शासकों के संरक्षण में रहने वाले गैर मुस्लिमों, मुख्यतः हिंदुओं को जिम्मी कहा जाता था। अगला प्रश्न है मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की थी? मनसबदारी व्यवस्था मुगल सम्राट अकबर ने सैन्य और प्रशासनिक पदक्रम को व्यवस्थित करने के लिए शुरू किया था। भक्ति आंदोलन के किन्हीं दो संतों के नाम लिखिए। कौन? कबीरदास और गुरु नानक देव। ये भक्ति आंदोलन के कौन थे? संत थे। अगला है क्वेश्चन जजिया कर क्या था? गैर मुस्लिमों से उनकी सुरक्षा के बदले लिए जाने वाला एक धार्मिक कर था। मध्यकाल में बंजारे कौन थे? अनाज और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाले घुमंत व्यापारी थे। अगला है सूफीवाद की विशेषताएं क्या थीं? सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक उदार और रहस्यवादी आंदोलन था। इसके मुख्य विशेषताएं ईश्वर के प्रति प्रेम, मानवता की सेवा और संगीत समा के माध्यम से आध्यात्मिक शांति प्राप्त करनी थी। सूफी पीर मुरीद गुरु शिष्य परंपराओं में विश्वास करते थे। चिश्ती सिलसिला क्या है? इसकी स्थापना भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की थी। यह सिलसिला बहुत सादा जीवन जीने और राजनीतिक से दूर रहने में विश्वास रखता था। वे योग और कव्वाली को ईश्वर प्राप्ति का माध्यम मानते थे। कव्वाली को ईश्वर का प्राप्ति का माध्यम मानते थे। सुहरावर्दी सिलसिला किसका था? इसकी स्थापना शेख बहाउद्दीन ज़करिया ने की थी। चिश्ती के विपरीत सुहरावर्दी संत विलासितापूर्ण जीवन पसंद करते थे और राजकीय पदों का संरक्षण को स्वीकार करते थे। उनका मानना था कि गरीबी आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 मध्यकाल भारत में महिलाओं की स्थिति। मध्यकाल में महिलाओं की क्या स्थिति रही? मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति मिश्रित थी, लेकिन समग्र रूप से पितृसत्तात्मक समाज का प्रभाव आध्यात्मिक था। सामाजिक बंधन, बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियां समाज में गहराई तक व्याप्त थीं। शिक्षा केवल उच्च वर्ग की महिलाओं तक सीमित थी। अधिकार हिंदू और गैर
हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समाजों में महिलाओं की संपत्ति के अधिकार को बहुत सीमित थे। महिलाओं की जो संपत्ति के अधिकार थे वो क्या थे, बहुत सीमित थे। हालांकि मुग़ल हरम की महिलाओं जैसे नूरजहां, मुमताज़ महल, जहांआरा ने राजनीतिक और प्रशासनिक में प्रभावशाली भूमिका निभाई थी। भक्ति आंदोलन का प्रभाव, मीराबाई और अक्का महादेवी जैसी महिलाओं ने संत सामाजिक बंधनों को चुनौती दी और महिलाओं के लिए आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त किया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 क्या है? अकबर की सुलह ए कुल की नीति क्या थी? सुलह ए कुल का अर्थ सार्वभौमिक शांति या सबके साथ शांतिपूर्ण व्यवहार। यह अकबर की उदार धार्मिक नीति का आधार थी। उद्देश्य भारत में जैसी विधियां धर्मों वाले देश में राजनीतिक स्थिरता के लिए सभी समुदायों को एक सूत्र में पिरोना। मुख्य तत्व क्या थे इसके तत्व की सभी धर्मों को सम्मान दिया गया। अकबर ने जजिया और तीर्थयात्रा कर समाप्त कर दिए। इबादत खाना में चर्चाओं के बाद अकबर ने महसूस किया कि सत्य किसी एक धर्म की विपत्ति नहीं, इसने दीवान-ए-इलाही के प्रचार को जन्म दिया जिसका आधार तर्क और नैतिकता था। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4 क्या है? जागीरदारी और जमींदारी प्रथा में अंतर बताइए। जागीरदारी और जमींदारी प्रथा में अंतर क्या है? ये दोनों मध्यकालीन भारत के ग्रामीण और प्रशासनिक ढांचे के मुख्य स्तंभ थे। लेकिन इनमें बुनियादी अंतर क्या था, देखो। पहला था प्रकृति में क्या था? यह जागीरदारी क्या थी? जागीरदारी थी, पहले जागीरदारी पढ़ते हैं फिर जमींदारी पढ़ेंगे। प्रकृति में जागीरदारी थी एक हस्तांतरित राजकीय पद था। मालिकाना हक क्या था? जागीरदारी भूमि का स्वामी नहीं होता था, उसे केवल राजस्व वसूलने का अधिकार था। उद्देश्य क्या था? यह सैन्य और प्रशासनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में दी जाती थी। स्थानांतरण क्या था? सम्राट जागीरदारों का तबादला एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकता था। तो अब क्या है? जमींदारी क्या थी? जमींदारी थी यह एक वंशानुगत भूमि का अधिकार था। जमींदार का एक भूमि पर पुश्तैनी अधिकार था। यह स्थानीय स्तर पर राजस्व वसूली और सुरक्षा व्यवस्था के लिए थी। अगला है जमींदार अपनी भूमि पर स्थायी रूप से बने रहते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, विजयनगर साम्राज्य की सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या थी? विजयनगर 1336 से 1646 दक्षिण भारत में हिंदू संस्कृति का संरक्षक था। स्थापत्य कला, उन्होंने द्रविड़ शैली को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। हम्पी का विट्ठल स्वामी मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। मंदिरों में कल्याण मंडल और गोपुरम का निर्माण इनकी विशेषता थी। साहित्य क्या था? कृष्णदेव राय का शासन साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, स्वर्ण युग था। उन्होंने स्वयं आमुक्त माल्याद तेलुगु की रचना की थी। उनके दरबार में अष्टदिग्गज 8 महान कवि रहते थे। धार्मिक सद्भाव क्या थे? हिंदू साम्राज्य होने के बावजूद यहाँ व्यापार और सेना में मुस्लिमों को भी स्थान दिया जाता था। स्थान क्या था? यह हम्पी का किला है, यह है वो है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? मध्यकालीन व्यापार में हुंडी का महत्व।
हुंडी मध्यकालीन भारत में ऋण या विनिमय पत्र बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह उपयोग किए जाने वाला वाली एक वित्तीय व्यवस्था थी। सुरक्षा: व्यापारियों को भारी मात्रा में नकद लेकर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी, जिससे वे डकैतों और लुटेरों से सुरक्षित रहते थे। साख नियंत्रण या साख क्रेडिट क्या है? यह विश्वास पर आधारित थी। एक शहर का व्यापारी सराफ बैंकर को पैसा देकर हुंडी लेता था और दूसरे शहर में वह हुंडी दिखाकर पैसे प्राप्त कर लेता था। व्यापार विस्तार हुआ। इसने लंबी दूरियों के व्यापार को सुगम बनाया और बैंकिंग प्रणाली के प्रारंभिक स्वरूप को विकसित किया, जिससे व्यापारिक गतिविधियां तेजी से बढ़ीं। अगला प्रश्न नंबर 7 है, भक्ति आंदोलन उदय के कारण और भारतीय समाज पर इसके क्या प्रभाव रहे हैं? भक्ति आंदोलन मध्यकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आंदोलन था, जिसने समाज की जड़ों को हिला दिया था। इसके उदय के क्या कारण हैं? सामाजिक कुरीतियाँ: हिंदू धर्म में जातिवाद और छुआछूत, जटिल कर्मकांड बढ़ गए थे। साधारण जनता एक सरल मार्ग की तलाश में थी। इस्लाम का प्रभाव: इस्लाम की एक ईश्वर और समानता की भावना ने हिंदू विचारकों को अपने धर्म में सुधार करने के लिए प्रेरित किया। सूफी संतों का योगदान: सूफी संतों ने उदारवादी विचारों ने हिंदू और मुस्लिम संस्कृति के बीच सेतु का कार्य किया, यानी बांध का कार्य किया। अगला क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सरल भाषा: संस्कृत के स्थान पर क्षेत्रीय भाषा हिंदी, बंगाली, मराठी में प्रचार ने इसे जन आंदोलन बना दिया। भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? जाति प्रथा पर प्रहार: कबीरदास, रविदास और गुरु नानक जैसे संतों ने जन्म के आधार पर श्रेष्ठता को नकारा और मानवता को सर्वोपरि माना। संस्कृति एकता: इसने हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरियों को कम किया। लोग एक दूसरे के संतों और परंपराओं का सम्मान करने लगे। अगला है क्षेत्रीय भाषा का विकास। क्षेत्रीय भाषा का विकास कैसे हुआ? भक्ति साहित्य के कारण हिंदी, बंगाली, मराठी और पंजाबी जैसी भाषाओं का अत्यधिक विकास हुआ। महिलाओं की स्थिति में सुधार: मीराबाई जैसी महिला संतों ने यह सिद्ध किया कि मोक्ष का मार्ग केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी है। प्रश्न नंबर 8 है, मुगलकालीन भू-राजस्व प्रणाली टोडरमल की जब्ती व्यवस्था क्या थी? मुगल साम्राज्य की आर्थिक शक्ति का मुख्य आधार खेती से मिलने वाला लगान था। अकबर के समय इसमें क्रांतिकारी सुधार किए गए। देहसाला या जब्ती प्रणाली: अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने 1580 में इस प्रणाली को लागू किया। इसके मुख्य विशेषताएं थी क्या थी? भूमि की पैमाइश: रस्सी के स्थान पर बांस के डंडे जरीब से भूमि की सटीक माप की गई। वर्गीकरण क्या था इसका? भूमि को उसकी उपजाऊ शक्ति के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया। पॉलज, जहाँ पर हर साल खेती होती है। परती, जिसे उर्वरता बढ़ाने के लिए 1 या 2 साल खाली छोड़ दिया जाता था। चचर, 3 या 4 साल खाली रहने वाली भूमि। बंजर, 5 साल या उससे अधिक खाली रहने वाली भूमि। इसका क्या था? अगला बिंदु है औसत उपज। पिछले 10 वर्षों देहसाला की औसत पैदावार और कीमतों के आधार पर लगान निर्धारित किया गया। नगद भुगतान: किसानों को छूट थी कि वे लगान अनाज या नगद रुपया के रूप में दे सकें। प्रश्न नंबर 9 है, मुगल मध्यकालीन भारत में शहरीकरण अर्बनाइजेशन क्या थी? 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच भारत में द्वितीय नगरीकरण देखा गया। विकास के मुख्य कारण क्या थे? राजनीतिक स्थिरता: दिल्ली सल्तनत और मुगलों के अधीन एक बड़ा
क्षेत्र एक प्रशासनिक नियंत्रण में आया, जिससे व्यापार को सुरक्षा मिली। शाही संरक्षण दिल्ली, आगरा, लाहौर और फतेहपुर सीकरी जैसे शहरी शासकों की विलासिता और प्रशासनिक ज़रूरतों के कारण विकसित हुए। शिल्प और उद्योग क्या है? शहरों में कारखानों की स्थापना हुई। रेशमी, सूती कपड़े, धातु और विलासिता की वस्तुओं के निर्माण ने कारीगरों को शहरों की ओर आकर्षित किया। अगला प्रश्न है विदेशी व्यापार। अगला बिंदु है विदेशी व्यापार। समुद्री व्यापार, सूरत, कालीकट और थल मार्ग मध्य एशिया से व्यापार बढ़ाने के लिए कारण क्या थे? इसके व्यापारिक नगरों का उदय करना। शहरों का स्वरूप। मध्यकालीन शहर न केवल प्रशासन के केंद्र थे, बल्कि वे धार्मिक जैसे बनारस, अजमेर और शैक्षिक केंद्र भी थे। वार्नियर जैसी विदेशी यात्रियों ने मुगल शहरों को शिविर नगर, कैंप टाउन कहा, क्योंकि उनकी समृद्धि अक्सर सम्राट की उपस्थिति पर निर्भर करती थी। प्रश्न नंबर 10 है मुगल काल का वास्तुकला, आर्किटेक्चर की मुख्य विशेषता क्या थी? मुगल काल को भारतीय वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा माना जाता है। अकबर से लेकर शाहजहां तक वास्तुकला में भारतीय, फारसी और मध्य एशियाई शैलियों का अनूठा मिश्रण देखने को मिला है। मुख्य विशेषता क्या थी? लाल बलुआ पत्थर जैसे और संगमरमर। अकबर ने मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया, जैसे फतेहपुर सीकरी, जबकि शाहजहां ने सफ़ेद संगमरमर को प्राथमिकता दी, जैसे ताजमहल, पित्रा दुर्रा और संगमरमर पर कीमती पत्थरों से फूलों और वेलबूटों की नक्काशी करने की तकनीक यह पहली बार आतमुद्दौला के मकबरे में और शिखर पर ताजमहल में देखी गई। दोहरे गुंबद और मेहराब। ऊंचे और विशाल गुंबद तथा सुंदर मेहराब मुगलों की पहचान थे। बाग बगीचे। मुगल इमारतों के चारों ओर चारबाग शैलियों के बगीचे होते थे, जैसे हुमायूं का मकबरा। प्रमुख इमारतें क्या थी? फतेहपुर सीकरी, अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा। जोधाबाई महल। ताजमहल, शाहजहां द्वारा निर्मित, जो विश्व के 7 अजूबों में से एक है और वास्तुकला का शिखर माना जाता है। प्रश्न नंबर 11 है दिल्ली सल्तनत और मुगल सल्तनत में सामाजिक ढांचा क्या था? मध्यकालीन भारतीय समाज एक पिरामिड की तरह था, जहां शासक वर्ग सबसे ऊपर और किसान वर्ग सबसे नीचे। सामाजिक वर्गीकरण क्या था इसका? शासन और कुलीन वर्ग समाज का सबसे शक्तिशाली और विलासी वर्ग। इसमें सुल्तान, मुगल सम्राट और उनके अमीर मनसबदार शामिल थे। इनके पास अपार धन और दास होते थे। मध्य वर्ग, इसमें व्यापारी, दुकानदार, चिकित्सक, मुंशी और धार्मिक विद्वान, उलेमा और ब्राह्मण आते थे। यह वर्ग शहरों की व्यवस्था की रीढ़ थी। निम्न वर्ग किसानों और श्रमिक समाज का सबसे बड़ा हिस्सा। किसान कड़ी मेहनत करते थे और अपनी उपज का एक बड़ा हिस्सा 1/3 से 2/3 कर के रूप में देते थे। ग्रामीण समाज में जाति प्रथा अत्यंत कठोर थी। सामाजिक जीवन कैसा था इनका? सामाजिक जीवन धार्मिक सद्भाव और टकराव। समाज में हिंदुओं और मुस्लिम संस्कृतियों का मिलन हो रहा था, जिससे गंगा जामुनी तहजीब का जन्म हुआ था। हालांकि धार्मिक करों और मंदिरों विध्वंस जैसी घटनाओं ने कभी कभी तनाव भी पैदा किया। दास प्रथा। मध्यकाल में दासों को खरीदना और बेचना आम था। फिरोज शाह तुगलक के पास तो दासों का एक अलग विभाग दीवान ए बदगान था।
अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत में अंतर्देशीय और समुद्री व्यापार क्या थे। 1200 से लेकर 1700 ईस्वी के बीच भारत में वैश्विक व्यापार का केंद्र था। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि भारत निर्यात अधिक और आयात कम करता था। अंतर्देशीय व्यापार इनलैंड ट्रेड भारत के भीतर व्यापार बहुत व्यवस्थित था। बंजारों के काफिले अनाज, चीनी और नमक एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। नदियों गंगा सिंधु का उपयोग माल परिवहन के लिए किया जाता था। व्यापारिक मार्ग सड़कों जैसे शेरशाह सूरी की जीटी रोड द्वारा जुड़े हुए थे। इसमें जो है आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। समुद्री व्यापार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हैं। समुद्री व्यापार कैसा था मध्यकाल में या मुगल काल में। समुद्री व्यापार था। प्रमुख बंदरगाह सूरत मुगल काल का सबसे बड़ा बंदरगाह, कालीकट, खंभात और मसूलीपट्टनम। निर्यात कैसा करता था भारत मुख्य रूप से सूती कपड़े, मसाले, नील और रेशम और अफीम का निर्यात करता था। भारत कपड़ों की मांग पूरे यूरोपीय और दक्षिण यूरोप एशिया में थी। आयात भारत घोड़े मध्य एशिया और सोना, चांदी, कांच का सामान और मेवे आयात करता था। आयात यानी इंपोर्ट करता था और एक्सपोर्ट क्या करता था, रेशम, अफीम, नील और मसाले और सूती कपड़े। मुस्लिम बोहरा व्यापारी गुजराती बनिया और दक्षिणी भारत के चिट्टी समुदाय व्यापार के प्रमुख कर्ता धर्ता थे। 16वीं शताब्दी के बाद पुर्तगाली, डच और अंग्रेज कंपनियों के आने से समुद्री व्यापार में संघर्ष बढ़ गया। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मध्यकालीन भारत में कृषि और कृषक समाज क्या था। मध्यकालीन भारत में 90% जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। राज्य की आय का मुख्य स्रोत खेती थी। कृषि की विशेषता क्या थी। विविध फसलें। मध्यकाल में भारतीय किसान चावल, गेहूं, जौ के अलावा कपास, गन्ना, तिलहन जैसी नगद फसलों उगाते थे। 17वीं शताब्दी में मुगलों के समय तंबाकू और मक्का जैसी नई फसलें भारत में आईं। अगली विशेषता है सिंचाई के साधन। सिंचाई के लिए कुएं, तालाब और नहरों का उपयोग होता था। उत्तर भारत में रहत का प्रयोग सिंचाई के लिए क्रांतिकारी बदलाव था। किसानों के प्रकार। किसान कितने प्रकार के थे। खुदकस्त जो अपनी ही भूमि पर खेती करते थे। पाही कास्त जो दूसरे गांव में जाकर बटाई पर खेती करते थे। मुंजरियान बहुत गरीब किसान जो खुद काश्तकारों की जमीन पर मजदूरी करते थे। कृषक असंतोष क्या था इसमें। राजस्व की उच्च दर, कभी कभी उपज का 50% के कारण किसानों की स्थिति दयनीय भी। ऋण न चुका पाने की स्थिति में अक्सर किसान विद्रोह कर देते थे या गांव छोड़कर भाग जाते थे, जैसे औरंगजेब के समय जाट और सनातनी विद्रोह। अगला प्रश्न है मध्यकालीन शिक्षा और साहित्य का विकास कैसे हुआ। 1200 से लेकर 1700 ईडी के बीच में भारत में शिक्षा के दो समांतर प्रणालियां मौजूद थी, हिंदू पाठशालाएं और मुस्लिम मदरसे। शिक्षा व्यवस्था मदरसे और मकतब प्राथमिक शिक्षा मकतब में दी जाती थी, जबकि उच्च शिक्षा के लिए मदरसे थे। यह कुरान, कानूनी, फिक्ह, दर्शन और गणित की शिक्षा फारसी भाषा में दी जाती थी। पाठशाला और टोल। हिंदू शिक्षक केंद्रों में संस्कृति, व्याकरण, तर्कशास्त्र, वेद और खगोल विज्ञान पढ़ाया जाता था। काशी, वाराणसी और नदियाँ शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। साहित्य का स्वर्ण युग कैसा था। फारसी साहित्य
अमीर खुसरो सल्तनत काल और अबुल फजल मुगल काल ने महान ग्रंथों की रचना की। आईने अकबरी और मध्यकाल के इतिहास का सबसे प्रामाणिक स्रोत है। क्षेत्रीय साहित्य क्या था? तुलसीदास ने रामचरितमानस और सूरदास ने सूरसागर की रचना की थी। दक्षिण भारत में तेलुगु और कन्नड़ साहित्य का विस्तार हुआ। अनुवाद कार्य अकबर ने मकतब खाना अनुवाद विभाग की स्थापना की, जहां महाभारत और रामायण का फारसी में अनुवाद किया गया। अगला प्रश्न है, सूफी और भक्ति आंदोलन के सामाजिक और सांस्कृतिक समन्वय बताइए। यह प्रश्न अक्सर रूप से बार बार पूछा जाता है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पर। इन आंदोलनों ने भारतीय समाज को कैसे जोड़ा था? समन्वय के प्रमुख बिंदु क्या थे? साझा विश्वास। दोनों आंदोलन ने बाहरी अनवरों, मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, कर्मकांड के स्थान पर हृदय की शुद्धता और ईश्वर के प्रति प्रेम पर बल दिया। मानवीय समानता। सूफी खानकाहों में भक्ति संतों के लंगरों और राजा और रंक हिंदुओं और मुसलमान एक साथ बैठते थे। इसने समाज में व्याप्त छुआछूत को कम किया। संगीत और कला। सूफियों का समा और भक्तों के भजन कीर्तन ने संगीत की एक नई विधा को जन्म दिया। अमीर खुसरो द्वारा कव्वाली का विकास इसी समन्वय का परिणाम था। भाषा का सेतु। संतों ने फारसी या संस्कृत के बजाय स्थानीय बोली अवधी, ब्रज, पंजाबी में उपदेश दिए, जिससे आम जनता के बीच संवाद आसान हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या है अगला? प्रशासनिक और आर्थिक शब्दावली क्या थी? प्रशासनिक आर्थिक शब्दावली पर क्या मोस्ट रिपीटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। मोस्ट रिपीटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन मतलब लघु उत्तरी प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में। तो ये कितने क्वेश्चन है? ये 20 क्वेश्चन है, इनको आप ज़रूर तैयार करके जाएं। तो क्या है? खराज क्या था? खराज क्या था? मुस्लिम शासक के दौरान गैर मुस्लिम किसानों से लिए जाने वाला भू राजस्व यानी टैक्स, लैंड रेवेन्यू था। अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। इस विभाग की स्थापना क्यों की थी? यह कृषि विकास के लिए बनाया गया विभाग था। अगला प्रश्न है, अगला क्या है? मुगल काल में मदद ए मास क्या था? उत्तर है इसका विद्वानों और धार्मिक व्यक्तियों को दी जाने वाली कर मुक्ति भूमि। जो धार्मिक व्यक्तियों को जो कर मतलब यानी टैक्स मुक्त भूमि रहती थी, जिस पे कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं दिया जाता था, उसे ही कहते हैं मदद ए मास। अगला है रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए होता था? मध्यकाल में कुआओं से पानी निकालकर सिंचाई करने के लिए रहट का प्रयोग किया जाता था। चाचर भूमि किसे कहा जाता था? चाचर भूमि वह भूमि जो 3 या 4 साल तक खाली छोड़ दी जाती थी। मतलब एक बार उपज के बाद में 3 या 4 साल तक उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता था और उसके बाद वह फिर से भूमि उपज के लिए तैयार हो जाती थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा क्या नाम था? तो उसका मुद्रा का क्या नाम था? वारह या पैगोंडा उसकी मुद्रा का नाम था। किसकी का? विजयनगर साम्राज्य की। अगला प्रश्न है, बनिया और वोहरा समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार और वाणिज्यिक, ट्रेड एंड कॉमर्स इसका मुख्य व्यवसाय था। सांस्कृतिक और धार्मिक इतिहास, ये गलत हो गया थोड़ा सा, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, इसका आंसर एक मिनट रुको।
क्वेश्चन क्या है अगला, अनहल वो क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक वाइज आ गया होगा। अनलहक का नारा किस सूफी संत ने दिया? अनलहक का नारा किस सूफी संत ने दिया? तो मंजूर उल हल्लाज ने दिया। मंजूर उल हल्लाज ने दिया। मंजूर अल हल्लाज ने क्या दिया? अनलहक का नारा दिया। सल्तनत काल का तोताए हिंद किसको कहा जाता है? सल्तनत काल का तोताए हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। चिश्ती सिलसिले का मुख्य केंद्र कहाँ था? अजमेर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अगला है विशिष्ट द्वैतवाद क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो इसके प्रतिपादक कौन थे? रामानुजनाचार्य जी थे। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट ने इबादत खाना कहाँ बनाया था? मुगल सम्राट ने इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में बनाया था, जो किसी के लिए था? वास्तुकला और साहित्य के लिए था। आईने अकबरी का लेखक कौन थे? आईने अकबरी का लेखक कौन था? अब्बुल फजल। अगला प्रश्न है, ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन थे? ताजमहल के जो मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। उस्ताद अहमद लाहौरी थे। अगला प्रश्न क्या है? बुलंद दरवाज़ा किस विजय की स्मृति में बनाया गया था? तो अकबर की गुजरात विजय की खुशी में बुलंद दरवाज़ा बनाया गया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? शाहजहाँ ने दिल्ली का लाल किला बनवाया। किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? अल बरूनी कौन थे? किताब उल हिंद के लेखक थे। सामाजिक व्यवस्था क्या थी? मध्यकाल में खानकाहें किसे कहते थे? मध्यकाल में खानकाहें किसे कहते थे? सूफी संतों के निवास स्थान के आश्रम को। सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किस मुगल शासक ने किया था? अकबर ने। अगला प्रश्न है, गुलाम वंश से क्या है? 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश रहा। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। ममलूक एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ स्वामित्व वाला गुलाम। इस वंश के शासक मूलतः तुर्क थे और शासन करने से पहले वे किसी न किसी रूप से दास रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक नींव रखने वाला पहला शासक था, या इसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में तुर्क राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वह मोहम्मद गौरी का एक वफादार गुलाम और सेनापति था। उदारता, यह इसकी उदारता, ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्शी, लाखों का दान करने वाला कहा जाता था। निर्माण क्या कराया था इसने? उसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। उसने कुतुब मीनार की नींव रखी। किसने? कुतुब मीनार की नींव रखी। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी? एक मिनट रुक जाओ। कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो कुतुब मीनार की कुतुबुद्दीन ऐबक ने मीनार की नींव रखी। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1210 में चौगान पोलो खेलते समय लाहौर में घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, शमसुद्दीन इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक था। शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, यह कौन था? गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद और गुलाम था। इल्तुतमिश का कौन था? दामाद और गुलाम था। इतिहासकारों ने इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना है, क्योंकि उसने इस शासक को एक व्यवस्थित ढांचा दिया। राजधानी उसने लाहौर को हटाकर दिल्ली स्थानांतरित किया। प्रशासनिक सुधार, उसने एकता प्रणाली शुरू की और प्रशासन को चलाने के लिए तुर्क ए चहलगानी 40 गुलामों का दल बनाया। मुद्रा प्रणाली, उसने शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका और
तांबे का जीतल प्रचलित किया। अगला कौन है? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 प्रथम महिला शासिका। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रजिया सुल्तान कौन थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी और मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम शासिका बनी। चुनौतियाँ, उसे अपने ही दरबारियों और तुर्क सरदारों के विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि वे एक महिला के अधीन कार्य नहीं करना चाहते थे। पतन, रजिया ने पुरुषों की तरह पोशाक पहना और शासन करना शुरू किया, लेकिन आंतरिक षड्यंत्रों के कारण 1240 में कैथल के पास उसकी मृत्यु या उसकी हत्या कर दी गई। अगला कौन था? गयासुद्दीन बलबन। 1266 से लेकर 1287 तक इसका शासन रहा। कठोर शासक था यह, इनका शासनकाल जरूर याद रखना। बलबन ने सल्तनत काल को विनाश से बचाया और शासन को अत्यंत केंद्रित किया। लौह और रक्त नीति अपनाई इसने। विद्रोहियों और डाकुओं को कुचलने के लिए उसने ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई। राजस्व का सिद्धांत, बलबन का मानना था कि सुल्तान धरती पर ईश्वर की छाया, जिल्ले इलाही। उसने दरबार में सिजदा और घुटने के बल बैठकर सिर झुकाना और पापोश पैर चूमना प्रथा शुरू की। चहलगानी का अंत किया। किसने? बलबन ने चहलगानी का अंत किया। उसने इल्तुतमिश द्वारा बनाई गई 40 दलों को ख़त्म किया क्योंकि वह सरदारों की शक्ति को नियंत्रित करना चाहता था। गुलाम वंश का सामाजिक और आर्थिक महत्व क्या था? समाज, इस काल में समाज दो स्पष्ट वर्गों में विभाजित था, शासक वर्ग और तुर्क और अफगान, और शासित वर्ग आम जनता। हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों का मेल इसी दौर से शुरू हुआ। अर्थव्यवस्था कैसी थी? भूराजस्व, मुख्य आय की एकता प्रणाली ने प्रशासनिक खर्चों को नियंत्रित किया और कृषि सुधारों की नींव रखी। इसका निष्कर्ष क्या था? इस शासनकाल का निष्कर्ष था, गुलाम वंश ने भारत में एक ऐसी शासन प्रणाली स्थापित की जिसने अगले 300 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत के टिके रहने का मार्ग प्रशस्त किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की स्थापना, इल्तुतमिश के सुदृढ़ीकरण और बलबन की कठोरता ने दिल्ली को मध्यकालीन राजनीति का केंद्र बना दिया। अगला है खिलजी वंश, 1290 से लेकर 1320 तक। गुलाम वंश के बाद 1390 में जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसे इतिहास में खिलजी क्रांति कहा जाता है क्योंकि इसने सत्ता पर तुर्क अमीरों के अधिकार को खत्म कर दिया। इस वंश का सबसे महान शक्तिशाली शासक अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के प्रमुख सुधार 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने न केवल साम्राज्य का विस्तार किया दक्षिण भारत तक, बल्कि शासन को मजबूत करने के लिए क्रांतिकारी सुधार किए। इसका बाजार नियंत्रण प्रणाली क्या थी? बाजार नियंत्रण और मूल्य निर्धारण, मार्केट कंट्रोल सिस्टम कैसी थी? यह अलाउद्दीन का सबसे महत्वपूर्ण आश्चर्यजनक सुधार था। इसका मुख्य उद्देश्य था अपनी विशाल सेना को कम वेतन में अच्छी सुविधाएं देना। मूल्य निर्धारण, उसने दैनिक उपभोक्ताओं की सभी वस्तुओं, अनाज, कपड़ा, दास, घोड़े आदि की कीमत निश्चित कर दी। 3 बाजार, दिल्ली में 3 अलग अलग बाजार स्थापित किए, अनाज के लिए, महंगे कपड़ों के लिए और घोड़ों में मवेशियों के लिए। साहेना ए मंडी, प्रत्येक बाजार का नियंत्रण एक उच्च अधिकारी साहेना ए मंडी के हाथों में था। कालाबाजारी करने वालों को कठोर दंड दिया जाता था। सैन्य सुधार कैसे थे अलाउद्दीन खिलजी वंश में? अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने एक स्थायी सेना रखी और उन्हें नगद वेतन देना शुरू किया। दाग की हुलिया प्रथा, घोड़ों को दागने, ब्रांडिंग की प्रथा और सैनिकों का हुलिया पहचानने के लिए उन पर एक मार्क लगाया जाता था।
रखने की व्यवस्था शुरू की ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके और युद्ध के समय सैनिकों की अदला बदली न हो सके। अगला बिंदु है इसका, राजस्व और कृषि सुधार कैसे थे। खिलजी वंश में राजस्व और कृषि सुधार कैसे थे। उसने राज्य के आय बढ़ाने के लिए कठोर कदम उठाए, बिचौलियों का अंत किया। उसने खूत मुकद्दम और चौधरी जैसे स्थानीय बिचौलियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। लगान दर उसने उपज का 50% आधा हिस्सा कर के रूप में लेना शुरू किया। मापन प्रणाली, भूमि की पैमाइश नाप के आधार पर लगान निर्धारित किया। उसने घरी कर और चरगाह कर जैसे नए कर भी लगाए। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था या प्रशासनिक नियंत्रण कैसा था। विद्रोह को रोकने के लिए उसने 4 अध्यादेश जारी किए। अमीरों के मेल मिलाप और उत्सवों पर रोक लगा दी। शराब और नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाया। गुप्तचर विभाग को बहुत मजबूत किया ताकि हर गतिविधियां की खबर सुल्तान को रहे। धार्मिक अनुदान में दी गई भूमि वक्फ इनाम को वापस छीनकर सरकारी भूमि खालिसा में बदल दिया। खिलजी कालीन स्थापत्य कला आर्किटेक्चर। अलाउद्दीन ने वास्तुकला में भी योगदान किया। उसने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हजार खम्भों वाला महल बनाया। अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न माना जाता है। निष्कर्ष क्या था इस खिलजी वंश का। तो अलाउद्दीन खिलजी के सुधार क्रूर जरूर थे, लेकिन वे प्रशासनिक दृष्टिकोण से अत्यंत प्रभावी थे। उसके बाजार नियंत्रण ने मंगोल आक्रमणकारी के समय दिल्ली की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा। हालांकि उसकी मृत्यु के बाद ये सुधार अधिक समय तक नहीं टिके, लेकिन उसने बाद के शासकों जैसे शेरशाह सूरी और अकबर के लिए मजबूत प्रशासन का आधार तैयार कर दिया था। अगला प्रश्न है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, मलिक काफूर कौन था। तो मलिक काफूर कौन था। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसने दक्षिण भारत का जीता था। दीवान ए मुफ्त खराज क्या थी। अलाउद्दीन द्वारा बकाया राजस्व वसूलने के लिए बनाया गया क्या था, विभाग था। जौहर क्या थी। रानी पद्मिनी और राजपूतों महिलाओं द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ अभियान के समय किया गया आत्महत्या या अपने को अग्नि में समर्पित कर देना। लॉन्ग क्वेश्चन आ गए अब आपके। लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मराठा साम्राज्य का उदय और शिवाजी का प्रशासन कैसा था। आंसर क्या है। 17वीं शताब्दी के दौर के उत्तरार्ध में दक्षिण भारत में मराठा शक्ति का उदय भारतीय इतिहास की एक युगांतरकारी घटना थी। इसके केंद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज 1627 से लेकर 1680 ईस्वी तक, जिन्होंने बीजापुर और मुगलों के प्रभुत्व को चुनौती देकर क्या किया, चुनौती देकर एक स्वतंत्र हिंदू स्वराज्य की स्थापना की। मराठा उत्कर्ष के कारण क्या थे, इसके क्या कारण थे। कारण देखो, भौगोलिक स्थिति क्या थी। महाराष्ट्र की ऊबड़ खाबड़ पहाड़ियों और किलों ने मराठा को छापामार युद्ध नीति में निपुण बनाया। भक्ति आंदोलन, तुकाराम, रामदास और एकनाथ जैसे संतों ने क्षेत्रीय एकता और समानता की भावना जगाई। शिवाजी का व्यक्तित्व, शिवाजी के कुशल नेतृत्व और अदम्य साहस ने बिखरे हुए मराठा सरदारों को एक ध्वज के नीचे एकत्रित किया। शिवाजी का प्रशासनिक व्यवस्था, शिवाजी ने केवल एक महान
शिवाजी न केवल एक महान विजेता थे बल्कि एक कुशल प्रशासक भी थे। उनके प्रशासन का मुख्य उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? एक कल्याणकारी यानी विकासशील राज्य की स्थापना करना था। अगला बिंदु है अष्टप्रधान। शिवाजी की सहायता के लिए 8 मंत्रियों की परिषद थी जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। प्रत्येक मंत्री सीधे शिवाजी के प्रति उत्तरदायी था। पेशवा प्रधानमंत्री जो सामान्य प्रशासन और राजा के अनुपस्थिति में कार्य देखता था, और आमत्य वित्त मंत्री जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। वाकिया नवीस गृह मंत्री जो दरबार की गतिविधियों और गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। सुमंत विदेशी मंत्री था। सेनापति सैन्य प्रधान था। सचिव कौन था? सचिव राजकीय पत्राचार का प्रमुख था। पंडित राव क्या था? धार्मिक मामलों का सलाहकार था। न्यायाधीश न्याय विभाग का प्रमुख था। अगला था इनकी राजस्व व्यवस्था कहती थी शिवाजी की। शिवाजी ने मलिक आम्बर की राजस्व प्रणाली को अपनाया। उन्होंने भूमि की पैमाइश कराई और उपज का 33% से 40% कर के रूप में लेना निश्चित किया। चौथ यह पड़ोसी राज्यों को वसूले जाने वाला कर था। उपज का 1/4 चौथाई हिस्सा, जिसके बदले मराठे उन पर आक्रमण न करने का वचन देते थे। सरदेशमुखी यह अतिरिक्त कर 10% था जो शिवाजी वंशानुगत सरदेशमुख होने के नाते वसूलते थे। तीसरा था सैन्य प्रशासन क्या था? शिवाजी की सेना अत्यंत अनुशासित थी। उन्होंने किलों को अपनी शक्ति का आधार बनाया। पाइगा नियमित घुड़सवार सैनिक जिन्हें राजस्व की ओर से घोड़े और हथियार मिलते थे। और क्या? सिलहदार वे घुड़सवार जो अपने घोड़े और हथियार स्वयं लाते थे। नौसेना शिवाजी के कोंकण तट की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली नौसेना का गठन किया गया, इसलिए उन्हें भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। शिवाजी की सफलता का महत्व। शिवाजी ने एक धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय शासन की नींव रखी। उनके प्रशासन में भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं थी। महिला व किसानों के सम्मान की रक्षा और सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उन्होंने औरंगजेब जैसी महाशक्तियों को वर्षों तक उलझाए रखा, जिससे अत्यंत मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ। इसका निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला 1200 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक भारत का इतिहास सत्ता के संघर्ष, सांस्कृतिक और समन्वय, प्रशासनिक प्रयागों का इतिहास है। जहाँ दिल्ली सल्तनत और मुगलों ने भारत को एक केंद्रीय ढांचा बना दिया, वहीं भक्ति सूफी आंदोलन ने समाज को जोड़ा। साम्राज्य का उदय इस कालखंड का वह मोड़ था जहाँ से क्षेत्रीय शक्तियों ने पुनः भारतीय राजनीति की दिशा तय करना शुरू किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या ही नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक विवादास्पद योजनाएं क्या थीं? मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक इसका शासनकाल रहा। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित लेकिन सबसे विवादास्पद शासक था। उसकी योजनाएं समय से आगे थीं, लेकिन क्रियान्वयन की कमी के कारण असफल रहीं। प्रमुख योजनाएं: राजधानी परिवर्तन 1326 से लेकर 27 तक। उसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की। उसका उद्देश्य दक्षिण भारत
पर बेहतर नियंत्रण था, लेकिन पूरी जनता को दिल्ली से पैदल ले जाने के कारण रास्ते में हजारों लोग मर गए और योजना विफल रही। सांकेतिक मुद्रा, उसने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे और पीतल के सिक्के चलाए। लोगों ने घरों में जाली सिक्के डालना शुरू किया, जिससे अर्थव्यवस्था ठप हो गई। दोआब में कर की वृद्धि, जब गंगा यमुना दोआब में अकाल पड़ा था। दोआब क्या होता है? दोआब होता है दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है, दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है वह क्या होती है? दोआब कहलाती है। दोआब में अकाल पड़ा, तब उसने वहाँ कर बढ़ा दिया, जिससे किसानों ने विद्रोह किया। और क्या? खुरासान और कराचिल अभियान, इस सैन्य अभियान में भारी धन और जनहानि हुई, लेकिन कोई विजय प्राप्ति नहीं हुई। इसमें भी यह विफल रहा। शेरशाह सूरी का क्या प्रशासनिक सुधार क्या था? हुमायूं को हराकर सूरी वंश की स्थापना करने वाले शेरशाह सूरी 1540 से लेकर 1555-45 ईस्वी को अकबर का अग्रगामी कहा जाता है। मुख्य सुधार क्या थे? इसका जो शासन रहा था 55 तक रहा था। राजस्व प्रणाली, उसने भूमि की पैमाइश कराई और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, जिसमें किसान सीधे राज्य को कर देते थे। उसने रुपया नामक सिक्का चलाया, जो आज भी भारत मुद्रा का नाम है। सड़क एवं सराय, उसने चटगांव से लाहौर तक ग्रैंड ट्रंक रोड (जीटी रोड) का निर्माण कराया। सड़कों के किनारे यात्रियों के लिए सराय बनाई, जिन्हें साम्राज्य की धमनियाँ कहा जाता था। डाक व्यवस्था, सरायों का उपयोग डाक चौकियों के रूप में किया गया, जिससे सूचना तंत्र बहुत तेजी से हो गया। औरंगजेब की धार्मिक और राजपूत नीति क्या थी? औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक रहा ईस्वी तक की नीतियाँ अकबर से बिल्कुल विपरीत थीं, जिन्हें अक्सर मुगल साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। धार्मिक नीतियाँ, औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने 1679 में जजिया कर फिर से लगा दिया और कई मंदिरों को तुड़वाया। उसने संगीत की और कला पर पाबंदी लगा दी। राजपूत नीति, अकबर ने राजपूतों को मित्र बनाया था, जबकि औरंगजेब ने मारवाड़ और मेवाड़ से लोहा लिया। इसके कारण मुगलों ने अपने सबसे वफादार योद्धा राजपूतों का समर्थन खो दिया। दक्कन की समस्या, औरंगजेब अपने शासन के अंतिम 25 वर्ष दक्षिण भारत में ही रहा। इसे औरंगजेब का फोड़ा कहा जाता है, क्योंकि इसने क्या किया था? इसने मुगल खजाने और शक्ति को पूरी तरह से क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे? यह नहीं क्वेश्चन आएगा, यह आपका केवल 1700 AD तक है। यह आपकी परीक्षा में क्वेश्चन नहीं आएगा। अगला प्रश्न, अति लघु। ये पेपर है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मैंने पहले करा दिया है, लेकिन इसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। किताब उल, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। किताब उल रहला का लेखक कौन था? किताब उल रहला के लेखक कौन थे? इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। इब्न बतूता कौन था? किताब उल रहला का लेखक था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय का वर्णन किया इसने इब्न बतूता में। सल्तनत काल में वरीद किसे कहा जाता है? गुप्तचर विभाग या संदेश वाहक को। अष्टक दिग्गज और अष्टप्रधान में क्या अंतर है? अष्टक दिग्गज राजा कृष्णदेव राय के दरबार के 8 महान कवि थे, जबकि अष्टप्रधान शिवाजी महाराज के 8 मंत्री परिषद थी। कबीरदास के उपदेशों के संकलन
संकलन को क्या कहते हैं? कबीरदास के उपदेशों के संकलन को क्या कहते हैं? बीजक। इसके 3 भाग साख, शवद और रेमनी। मुगल काल में बख्शी का क्या कार्य था? बख्शी का क्या कार्य था? सैन्य विभाग का प्रमुख। यह सैनिकों की भर्ती, वेतन, हुलिया का हिसाब रखता था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किस शासक ने कराया? मुगल सम्राट अकबर ने कराया। गुजरात विजय की याद में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी के लघुत्तरी प्रश्न क्या हैं? इक्ता प्रणाली की विशेषता क्या है? यह सुल्तान द्वारा अपने अधिकारों को वेतन के बदले दी गई भूमि थी। क्या? अपने अधिकारियों को वेतन के बदले क्या दी गई थी? भूमि दी गई थी। इक्तादार मुक्ति वहाँ से राजस्व वसूलता था और अपनी सेना का खर्च चलाता था। यह हस्तांतरणीय थी। एक अधिकारी का तबादला दूसरे इक्ता में हो सकता था। दूसरा क्वेश्चन है सूफीवाद का सामाजिक महत्व। इसने हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया, जातिवाद और ऊंच नीच के भेदभाव को कम किया, लोक भाषा जैसे उर्दू हिंदी के विकास में मदद की। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है हुंडी का महत्व बताइए। यह एक साख पत्र था जिसे नगद ले जाने के जोखिम को खत्म किया। इसने लंबी दूरी के व्यापार को सुरक्षित और आसान किया। इसने भारत के बैंकिंग नेटवर्क को मजबूत किया। अगले क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के बाजार सुधार क्या थे? भूमिका। अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना को कम खर्च पर पालने के लिए यह व्यवस्था लागू की थी। मुख्य बिंदु क्या थे? वस्तुओं के दाम तय कर दिए गए। इसमें साहना ए मंडी की नियुक्ति करी, जमाखोरी पर पाबंदी और राशनिंग प्रणाली करी। आलोचना। यह सुधार केवल दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में लागू थे और व्यापारियों के लिए एक बहुत कठोर थे। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या है? भक्ति आंदोलन का प्रभाव धार्मिक बहुदेववाद और कर्मकांडों का विरोध, सामाजिक समानता पर जोर, छुआछूत का विरोध, सांस्कृतिक क्षेत्रीय साहित्य, रामचरितमानस, गुरु ग्रंथ साहिब और का उदय। प्रमुख संत क्या है? कवि निर्गुण तुलसीदास और सगुण मीराबाई। मुगल स्थापत्य कला क्या है? अकबर का काल, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग, हिंदू मुस्लिम शैली का मिश्रण, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सीकरी है। शाहजहां का काल में क्या हुआ था? सफ़ेद संगमरमर और पित्रादुरा शैली नक्काशी का प्रयोग, ताजमहल, जमा मस्जिद, विशाल गुंबद, ऊंचे मेहराब और चारबाग शैली। अगला प्रश्न क्या है? विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था और नायकर प्रणाली क्या थी? विजयनगर 1336 से 1646 तक दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य था। ठीक है। और लेकिन केंद्रीय प्रशासन कैसा था इसका? राज्य सर्वोपरि होता था, जिससे राय कहा जाता था। उसकी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। नायकर व्यवस्था कैसी थी? यह विजयनगर की सबसे विशिष्ट विशेषता थी। राजा अपने सेनापतियों और नायकों को वेतन के बदले भूमि का टुकड़ा देता था, जिससे अमरम कहा जाता था। इन नायकों को अमर नायक कहा जाता था। उनका काम राजा को सैन्य सहायता देना और अपने क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना था। आयंगर व्यवस्था कैसी थी? ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रत्येक गांव में 12 अधिकारियों का समूह होता था, जिन्हें अयंगर कहते थे। ये पद वंशानुगत हुआ करते थे। कैसे होते थे? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से आगे के। क्या क्वेश्चन है? मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की आलोचना परीक्षण कीजिए।
हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है, मैं लिख के भी लाया हूँ यहाँ पर। भूमिका क्या रही 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद महान मुगल सम्राट ताश के पत्तों की तरह ढह गए। प्रमुख बिंदु क्या थे? प्रमुख बिंदु थे औरंगजेब की नीतियाँ, उसकी कट्टर धार्मिक नीति और राजपूतों से शत्रुता ने साम्राज्य की नींव हिला दी। दक्कन का फोड़ा, औरंगजेब का दक्षिण में 25 साल तक उलझे रहना, जिससे उत्तर भारत में प्रशासन कमजोर हुआ। अयोग्य उत्तराधिकारी औरंगजेब के बाद शासक विलासी और कमजोर थे, जैसे रंगीला बादशाह। आर्थिक संकट, जागीरदारी प्रथा का संकट और खाली खजाना। विदेशी आक्रमण हुए। नादिर शाह 1739 और मोहम्मद शाह अब्दाली के हमले ने मुगलों की साख खत्म कर दी। निष्कर्ष क्या रहा? मुगल साम्राज्य अपने ही बोझ और आंतरिक कमजोरियों के कारण नष्ट हो गया। भक्ति आंदोलन के मुख्य सिद्धांत और इसके सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों की व्याख्या कीजिए। सामाजिक इतिहास का सबसे जरूरी प्रश्न है ये। भूमिका 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच भारत में धार्मिक सुधारों की एक लहर चली, जिसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है। मुख्य सिद्धांत क्या थे इसके? ईश्वर की एकता, गुरु का महत्व, जाति पाति का विरोध, कर्म कांडों का त्याग और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। इसका प्रभाव क्या रहा? सामाजिक प्रभाव रहा। समाज में समानता की भावना आई और छुआछूत कम हुआ। धार्मिक प्रभाव क्या रहा? हिंदू धर्म के भीतर व्याप्त बुराइयों में सुधार हुआ। साहित्यिक क्षेत्र में क्या रहा? क्षेत्रीय भाषाएं हिंदी, मराठी, बंगाली का विकास हुआ। प्रमुख संत कैसे रहे? प्रमुख संत कबीर, गुरु नानक, तुलसीदास, मीराबाई का संक्षेप में वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है, अकबर की राजपूत नीति विश्लेषण कीजिए। उसने राजपूतों को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कैसे बनाया? प्रशासनिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमिका भूमिका क्या रही? पहला मुगल शासक था। अकबर पहला मुगल शासक था, जिसने समझा कि भारत पर शासन करने के लिए हिंदुओं का सहयोग जरूरी है। नीति क्या रही? नीति के अंग रहे वैवाहिक संबंध। आमेर के राजा भारमल की पुत्री से विवाह कर मित्रता की शुरुआत की। उच्च पद, राजा मानसिंह को और राजा टोडरमल जैसे राजपूतों को उच्च मनसब पद दिए। धार्मिक छूट, जजिया कर और तीर्थ यात्रा को समाप्त किया। सम्मान, राजपूतों को उनके आंतरिक मामलों में स्वायत्तता दी। परिणाम क्या रहे? राजपूत मुगलों के सबसे वफादार सेनापति रक्षक बन गए। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत काल और मुगल काल के दौरान शहरीकरण के विकास पर निबंध लिखिए। आर्थिक इतिहास का प्रश्न। भूमिका क्या रही इसकी? तुर्कों और मुगलों के आने से भारत में नए शहरों का उदय हुआ, जिससे द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। इसके कारण क्या रहे? इसके कारण रहे प्रशासनिक केंद्र। दिल्ली, आगरा, लाहौर जैसे शहर सत्ता के केंद्र होने के कारण विकसित हुए। व्यापारिक केंद्र सूरत, अहमदाबाद और ढाका व्यापार और उद्योग के कारण बढ़े। शिल्पकला, शहरों के कारखानों की स्थापना हुई, जहां रेशम, जारी और हथकरघा का काम होता था। शहरों का ढांचा, शहरों में किले, मस्जिद, बाजार, मंडी और सरायों की प्रधानता थी। अगला प्रश्न क्या है? शिवाजी के शासन प्रशासन की मुख्य विशेषता का वर्णन कीजिए। तो यह क्या है? भूमिका क्या रही शिवाजी की? शिवाजी ने केवल युद्ध ही नहीं जीते, बल्कि एक आधुनिक और कल्याणकारी प्रशासन भी
स्थापित किया। प्रशासनिक ढांचा क्या रहा? अष्टप्रधान, 8 मंत्रियों को प्रशासन जो सलाह देती थी। सैन्य व्यवस्था, किलों का महत्व, नियमित वेतन, भोगी सेना और छापामार युद्ध कला। राजस्व प्रणाली, भूमि की पैमाइश और चौथे व सरदेशमुखी करों का विवरण। न्याय व्यवस्था, प्राचीन हिंदी कानून और स्थानीय पंचायतों पर आधारित थी। मनसबदारी प्रथा की मुख्य विशेषताएं और गुणोद्देश्य लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? यह मुगल प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था जिसे अकबर ने शुरू किया था। मनसब प्रथा का अर्थ, मनसब शब्द का अर्थ पद या रैंक। यह व्यवस्था मुगल नागरिक और सैन्य प्रशासन का आधार थी। जात और सवार, जात इसे अधिकारियों के व्यक्तिगत पद और उसके वेतन का पता चलता था। सवार, इससे यह पता चलता था कि उस अधिकारी को कितने घुड़सवार सैनिक अपने साथ रखने हैं। अगला बिंदु है नियुक्ति और पदोन्नति। नियुक्ति और पदोन्नति कैसी थी? मनसबदारों की नियुक्ति सीधे सम्राट द्वारा की जाती थी। यह पद वंशानुगत नहीं था। मृत्यु के बाद मंदोसब छीन लिया जाता था। वेतन कैसा था? मनसबदारों के वेतन या तो नगद मिलता था या फिर भूमि के रूप में जागीर दी जाती थी। गुण और गुण, इससे सेना संगठित हुई और कबीलाई भेद कम हुआ। इसके दोष क्या थे? औरंगजेब के समय मनसबदारों की संख्या बहुत बढ़ गई थी जिससे जागीरदारी संकट पैदा हुआ और साम्राज्य के पतन का कारण बन गया। अगला क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में सूफी और भक्ति आंदोलन का सांस्कृतिक समन्वय क्या है? सांस्कृतिक समन्वय, यह प्रश्न गंगा जमुनी तहजीब का साझा संस्कृति के नाम से पूछा जाता है। साझा मूल्य क्या था इसका? सूफी और भक्ति आंदोलन, संतों दोनों ने बाहरी अडवरों का विरोध किया। सूफियों ने ईश्वर के प्रति प्रेम की बात की तो भक्ति संतों ने ईश्वर के प्रति भक्ति की। सामाजिक एकता, खानकाहों और मांडों में समाज के हर वर्ग के लोग एक साथ बैठते थे जिससे जातिगत दूरियां कम हुई। भाषा और साहित्य, अमीर खुसरो सूफी ने हिंदवी में रचना की जबकि जायसी ने पद्मावत लिखकर भारत लोक कथाओं को अमर किया। गुरु नानक कबीर ने जन भाषा में उपदेश दिए। अगला बिंदु क्या है? कला और संगीत। कव्वाली और कीर्तन के माध्यम से भारतीय और इस्लामी संगीत शैलियाँ मिली। इससे नई संगीत विधाओं और वाद्ययंत्रों जैसे सितार और तबला का विकास हुआ। महत्वपूर्ण सूचना क्या थी? एक क्वेश्चन ये भी रह गया है। खुदकास्ट और पाहीकास्ट। खुदकास्ट वे किसान थे जो अपने ही गांव की जमीन पर खेती करते थे। पाहीकास्ट कौन थे? वे थे जो दूसरे गांव में जाकर अनुबंधन पर कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करते थे। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ये आपकी पूरी क्लास का निचोड़ था और आपका पेपर कल 7 जनवरी को है BA 5th सेमेस्टर के बच्चों का। तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और अपने सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद।